यहां मैं आधारी हल पे आ रहा हूं। दो तरह मुझे आधारी सुसंगत हल बताना है आपको। पहले आधारी हल, ये थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में ले रहा हूं। अभी हमने कंस्टेंट देखे, कोई कंस्टेंट हमको दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन देके तुरंत न्यूमेरिकल पे जाऊंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ये एक ऐसा पार्ट है जो बच्चे जनरली छोड़ जाते हैं या नहीं कर पाते हैं या सीधा रट लेते हैं। बेसिक सॉल्यूशन, हमें सिस्टम कैसा दिया होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में एन वेरिएबल हो सकते हैं, एन इक्वेशन हो सकती है। क्लियर, समझ में आ रहा है? कई जगह आपने देखे होंगे जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तो कहीं नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो सकते हैं, कंस्टेंट ज्यादा हो सकते हैं, और इसका उल्टा भी हो सकता है। कंस्टेंट कम हो सकते हैं, वेरिएबल ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ज्यादा है, चाहे वेरिएबल ज्यादा है चाहे कंस्टेंट, एक चीज ज्यादा होगी, बराबर भी हो सकते हैं। 2x2 की सिंपल प्रॉब्लम लोगे आप, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम कह रहे हैं कोई सिस्टम हमको दिया हुआ है जिसमें n वेरिएबल है, m इक्वेशन है और m से बड़ा है, n बड़ा है। एक सिस्टम है, उसमें हम अगर n माइनस m वेरिएबल को 0 मान ले, मान लिया 4 कंस्टेंट दे रखे हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, 2 वेरिएबल को 0 मान के सिस्टम जब आप सॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। अगर मान लिया 3 कंस्टेंट हैं, 2 वेरिएबल है, तो 3 माइनस 2 1, एक को 0 मान के बाकी को सॉल्व करें, तो ये कहलाता है हमारा बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन यहां एक कंडीशन और इसके साथ साथ कि यदि नॉन जीरो जो वेरिएबल आपने लिए हैं उनसे बनने वाली जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन हमको मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। एक बार और समझ लीजिए, n वेरिएबल दे रखे हैं, m इक्वेशंस दे रखी है, जो भी बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को घटाते हैं, जो वैल्यू आएगी उतने वेरिएबल 0 करेंगे, बचे हुए वेरिएबल को लेके सॉल्व करते हैं समीकरण को, तो हमको जो सॉल्यूशन मिलता है दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। साथ के साथ क्या होना चाहिए, नॉन जीरो वेरिएबल्स की जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ये बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल नहीं हुआ ये। इस बेसिक सॉल्यूशन के साथ साथ अगर वो फिजिबल भी हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। मैं ज्यादा सारी बात नहीं कर रहा हूं और मैं इस पे आ रहा हूं आपको सीधे एक सॉल्यूशन पे, जिससे आपको सारी बात समझ में आ जाए। मैंने यहां पे 2 इक्वेशन ली है, 4 वेरिएबल है, 2 कंडीशन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस 2 कितना आ गए 2, तो 2 वेरिएबल को मैं 0 लूंगा। बहुत सारे तरीके से मैं 0 ले सकता हूं, NCM तरीकों से, जो मैथ्स के बच्चे हैं समझ जाएंगे। तो यहां पे मैंने 2 वेरिएबल, पहले केस में मैं ले रहा हूं x3 और x4 को 0, तो मेरी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो रही है और ये सॉल्यूशन मुझे आ रहा है x1 0 x2 2। दूसरा मैं, और तो बेसिक सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया, 0 2 x3 और x4 मैंने पहले ही 0 ले लिया। इसी तरह से मैंने अगला वैल्यू लिया, x2 को 0 लिया, x4 को 0 लिया और सॉल्व किया तो x1 0 आ रहा है, x3 -2 आ रहा है, तो ये हो गया 0 0 -2 0। इस तरह से मैंने ये कई सारे कॉम्बिनेशन लिए हैं। यहां पे 4c2, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास, 4c2 का वैल्यू 6। ठीक है, तो ये 6 सॉल्यूशन मैंने यहां निकाल लिए हैं। इन 6 सॉल्यूशन में से लकीली इस क्वेश्चन में 3 सेम आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, सो आई हैव गॉट ओनली 4 सॉल्यूशन, 3 सेम है। तो इन 4 सॉल्यूशन में से ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन एट ए टाइम कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गए, फिजिबल हो गए। और ये वाला जो सॉल्यूशन है ये कांस्टेंट को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन को ही, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन फिजिबल। और एक और तरह के सॉल्यूशन में वापस बैक जा रहा हूं, ये नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं कि किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में जो नॉन जीरो वेरिएबल आपने माने हैं, प्रत्येक आधारी बेसिक वेरिएबल जो आपने माने हैं, जिनके लिए आप सॉल्व कर रहे हो, जो नॉन जीरो में नहीं आ रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू नॉन जीरो हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। और अगर उनकी वैल्यू ही जीरो हो जाए, जो हम सॉल्व करके ला रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, डीजेनरेट सॉल्यूशन। आप अभी जो मुर्गी वाला हमने क्वेश्चन किया, x1 और x2 दो लिए थे, क्या सॉल्यूशन आया, 0 और 16, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई
जीरो। हम क्या कह रहे हैं, अगर दोनों नॉन जीरो हो तो वो कैसे होंगे, नॉन डीजेनरेट। अगर वो जीरो हो गया तो कैसे होंगे, डीजेनरेट। तो वहां पे जो सॉल्यूशन आया वो कैसा है, डीजेनरेट। डीजेनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन था वो। यहां नॉन डीजेनरेट क्या हो, दोनों की वैल्यू आनी चाहिए। तो अब अपने को यहां देखें आप, मैंने यहां पे x1 और x4 लिया, दोनों कैसे आ रहे हैं, नॉन जीरो। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। और यहां पे देखें आप, मैंने यहां पे लेना था x1 और x3 को सॉल्व किया, x1 क्या आ गया, जीरो। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, डीजेनरेट। बात समझ में आ रही है। तो हमने कितने सॉल्यूशन ले लिए, सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और उसके बाद डीजेनरेट सॉल्यूशन, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। सब में डिफरेंस पता चल रहा है आपको, ठीक है। अब मैं सिंप्लेक्स मेथड पे आना चाह रहा हूं। ये सिंप्लेक्स की एक टेबल होगी, ये मैंने एक सिंप्लेक्स प्रॉब्लम ली है। इस सिंप्लेक्स टेबल में सबसे पहले मैंने आपको एक जगह कहा था कि ये मैं स्मॉल बी लूंगा, क्योंकि मुझे कैपिटल बी कुछ और लेना है, वो ये है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यहां पे मैं लेना चाह रहा हूं, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल बी से। किसी भी सिंप्लेक्स टेबल में सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशन, प्रारंभिक आधारी सुसंगत हल काम में लिया जाएगा। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो सबसे पहले फिलअप होगा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक आधारी सुसंगत चर, जो हमारे यहां पे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होंगे वो भी आधारी सुसंगत चर कहलाएंगे, वो यहां पे आएंगे। क्लियर। प्रॉब्लम लेंगे मैथमेटिकली तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद इन आधारी सुसंगत आधारी हल के करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट वेक्टर होगी, ये सी के जो वैल्यूज होंगे, मान लिया मैं यहां पे आपको समझाने के लिए, यहां पे मैं जो ले रहा हूं वेक्टर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मान लिया मैं अल्फा 3 और अल्फा 4 ले रहा हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या होंगे, x3 और x4, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट वेक्टर क्या होंगे, c3 और c4, जिनकी वैल्यू मुझे यहां रखनी है। इसके बाद इस जगह ये स्मॉल बी हम जानते हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर, जो यहां पे होगा उसको हम यहां लाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पे हम सारे कॉस्ट वेक्टर भरेंगे जो यहां से होगा। C1 इस जगह आ जाएगा, C2 की वैल्यू यहां आएगी, C3 की यहां जाएगी और C4 की यहां आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट दिस ए, ये अकेला हमारे पास मैट्रिक्स है, सारे वेक्टर हैं बाकी एक ऑर्डर के हैं, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में, अकेला एक्टिविटी मैट्रिक्स है जो पूरी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है, वो यहां पे आएगा। इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम यहां आएगा, जिसको हम अल्फा 1 से डिनोट करेंगे। दूसरा कॉलम इस जगह आएगा, जिसको अल्फा 2 कह रहे हैं। तीसरा वेक्टर यहां, कॉलम वेक्टर यहां आएगा, जिसको अल्फा 3। चौथा हमारा यहां आएगा, जिसको हम अल्फा 4 कहेंगे, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स इनिशियल बनेगी, जिसको हमको बढ़ना है, और यहां पे हम कुछ वैल्यू कैलकुलेशन के द्वारा निकालेंगे, जो हमारी ऑप्टिमिलिटी कंडीशन होगी। और यहां आप देखेंगे C1, C2, C3, C4 आ रहा है, तो खास बात क्या हो रही है, C1, C2, C3, 4 किसके अंदर है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां इन्वॉल्व हो रहा है, ग्राफिकल सॉल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। ये बड़ा डिफरेंस है। एक दूसरा डिफरेंस है ग्राफिकल और सिंप्लेक्स मेथड में। बात समझ में आ रही है। इसके बाद यहां पे जो वैल्यूज आ रही हैं, हमने एक आधारी सुसंगत हल की जो मैं बात की थी, आप लोग आधारी सुसंगत हल, आधार वर्ड, लीनियर एल्जेब्रा, और इनमें भी आपने पढ़ा है बेसिस। क्या होता है बेसिस, कि आपके जो भी वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने चाहिए, होने चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए और स्पानिंग होना चाहिए। यही पढ़ा आपने, तब वो एक बेसिस होता है। यहां हम मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे कह रहे हैं कि एक कोई ये वेक्टर है जो हमारा इस फॉर्म में कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले भी हमने काम में किया है। तो यहां पे हम इसका जेथ वेक्टर अल्फा जे, इसको हम पूरा कैपिटल बी कह रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन।
दिस इज वाई जे, तो यहां पे हो जाएगा अल्फा जे इज इक्वल टू, ये हमारा अल्फा जे इज इक्वल टू बी बीटा वाई जे हो जाएगा। और अगर हमें इस बी मैट्रिक्स वाई जे को हमको सॉल्व करना है, बी को हम यहां से कहां लाएंगे, इधर, तो मैट्रिक्स किस फॉर्म में आएगा, इनवर्स फॉर्म में। सो व्हाट वी गेट, वाई जे इज नथिंग बट बी इनवर्स अल्फा जे। और इसको जब हम यहां यूज करते हैं, जेड जे क्या होता है हमारा, सी बी वाई जे की वैल्यू हम यहां से लिख देते हैं बी इनवर्स अल्फा जे, और जब इसके वापस वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास जेड जे समीशन फॉर्म में सी बी आई वाई आई जे। सी बी आई यहां से मिलेंगे, वाई आई जे ये वाई 11 वाई 12 वाई 21 वाई 22 वाई 2 वाई 13 वाई 23 वाई 14 वाई 3, इनको मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, इसको लेते हुए अब हम आगे चलते हैं। कुछ और चीजें हमें डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ रहा हूं। अब ये प्रॉब्लम हमको दी हुई है, एक एलपीपी दी हुई है। सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम मैंने ली है, 2 वेरिएबल 2 कंस्ट्रेंट, इससे सिंपल एलपीपी हो नहीं सकती। और दोनों में कैसे हैं, लेस देन इक्वल टू। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेस देन इक्वल टू तक का ही रहेगा। आज आपको होमवर्क भी यही है, जितने भी लेस देन इक्वल टू की प्रॉब्लम्स है आप घर जाके जरूर सॉल्व करें मेथड से। सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं, जो ऑलरेडी हमको यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्म में दी हुई है, तो यहाँ मैक्सिमम ही हम ले रहे हैं। अगर ये मिनिमम फॉर्म में दी होती तो पहला काम हमारा क्या होता, मैक्सिमम फॉर्म में बदलना। तो यहाँ पे हम यों ले रहे हैं, और जो कंस्टेंट है वो किस फॉर्म में हमारे पास, इनइक्वालिटी फॉर्म में। तो हम यहाँ पे ये 2 वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, x3 x4, ताकि ये किसमें बदल जाए, इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म में बदल लिया हमने। और यहां जो हमने स्लैक वेरिएबल काम में लिए हैं, इनके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम जो भी हमने ऐड किया है, इसका प्रॉब्लम पे असर नहीं आना चाहिए। इक्वेशन बनाने में जो काम में लिया है, इसका प्रॉब्लम पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई करके यहां रख रहे हैं, ताकि 0 से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनका कोई भी इफेक्ट टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस में नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है, 0 से मल्टीप्लाई करके यहां रख रहे हैं। और जो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है वो अब क्या हो जाएंगे, जो वेरिएबल हमने यहां डाले हैं ये भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो गए तो क्या हो गए, कि हम यहां पे बराबर करने के लिए कुछ जोड़ रहे थे, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू ले लेगा तो घटा रहे हैं एक तरह से, तो कभी भी इक्वेशन बराबर नहीं होगी। इसलिए क्या होना चाहिए, इनको भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए सारे एक्स जे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। जो स्लैक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। सो x1 से लेके x4 क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। इसका मैट्रिक्स फॉर्म हमने ये लिख दिया आगे। ये हमारा कॉस्ट वेक्टर है 2 3 0 0, आ रही है बात समझ में। और ये 4 वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4। ये हमारा कंस्टेंट सेट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। इसके ये पहले वेक्टर को α1, पहले कॉलम वेक्टर को α2 α3 α4, ये हमारा सारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब जो प्रॉब्लम है IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये हम कैसे लेते हैं, ये चयन कैसे करें। सिंपलेस्ट मेथड एक्चुअल में है क्या, हम एक सॉल्यूशन खुद मान के चलते हैं, या तो वो खुद ऑप्टिमल हो जाए या उसे इंप्रूव करते हैं टेबल वाइज, टेबल के बाद फिर टेबल लेंगे, फिर टेबल लेंगे, जब तक कि वो ऑप्टिमल में कन्वर्ट नहीं हो जाए। इसलिए इस पहले सॉल्यूशन को बोलते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियली हमको एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लेके चलना है। और हमने क्या कहा था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए, कि कुछ को 0 ले लो, n-m को, ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे एक्टिविटी वेक्टर में यूनिट मैट्रिक्स बन रही है, ये दिख रही है यूनिट मैट्रिक्स आपको 1 0 0 1, किसके करस्पॉन्डिंग बन रही है, ये α3 और α4 के। यानी कि मैं क्या ले रहा हूं, x3 x1 और x2 को 0 लूंगा, x3 x4 को सॉल्व करूंगा। यही हुआ, 2 को 0 लेना, 2 को सॉल्व करना है, जो हमने अभी पहले काम किया था। तो यहां पे मैं सबसे पहले क्या फिलअप कर रहा हूं, α3 α4। समझ में आ रहा है आपको IBFS कैसे लिया मैंने, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सबसे पहले एंट्री ये होगी यहां पे, और कैसे आ रही है ये α3 α4, जो भी यूनिट मैट्रिक्स बने हमारी। एक चीज और ध्यान रखना, ये सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, 2x2 की है। यहां पे अपने को सीधा सीधा दिख रहा है, जितने वेरिएबल ज्यादा होंगे
दूसरा, ऑर्डर पे बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां सीधा सीधा अल्फा 3 अल्फा 4 से हमको दिग्गज बन रहा है। ये ऑर्डर भी अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है अल्फा 3 पहले आए, अल्फा 5 पे 10 आ सकता है तो वो भी पहले आएगा। ऑर्डर पे बहुत ध्यान देना है। अगर अल्फा 5 अल्फा 1 बन रहा है तो यहां आप पहले अल्फा 5 लिखेंगे फिर अल्फा 1 लिखेंगे। ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? ये हमको बहुत ध्यान देना है यहां। तो यहां पे हमारे पास अल्फा 3 अल्फा 4, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन से हैं? x3 x4। इसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट वेक्टर कौन से हैं? c3 c4। c3 कितना है? 0। c4 कितना है? 0। ये 0 एंड 0। यहां पे b रिक्वायरमेंट वेक्टर कितना है? 1 एंड 4। ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां पे कॉस्ट वेक्टर सारे डाल दीजिए, 2 3 0 0 डाल दिए हमने। ये पहली टेबल है प्रारंभिक सिंप्लेक्स आरडी। और यहां पे पूरा एक्टिविटी मैट्रिक्स डाल दिया हमने। देख लीजिए आप, 1 1 1 0 आ रहा है पहला, 1 1 1 0, 3 1 0 1, 3 1 0 1। क्लियर? ये हमारा मैट्रिक्स कैसे भरा जाता है, इसके अंदर कैसे हम फिलअप करते हैं टेबल के अंदर। अब हमारे हैं ZJ माइनस CJ, जो हमको चेक करना है, कैलकुलेशन करनी है। क्या था ये? अभी हमने पिछले उसमें निकाला था, CBYIJ। ZJ बराबर हमने क्या कहा था? समेशन CBYIJ। CB यहां है और YIJ क्या है? जो लोगे आप जिस रो में जाओगे, जिस कॉलम में जाओगे उसके। तो देखिए मैं पहला एक निकाल के बता रहा हूं आपको, 0 इंटू 1 कितना हो गया? 0, प्लस 0 इंटू 3, क्योंकि ये समेशन फॉर्म में देख रहे हैं आप, तो प्लस आएगा। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 3 0, माइनस CJ, पहला कॉलम काम में ले रहा हूं तो माइनस C1। C1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 0 माइनस 2 कितना आ गया? -2। ये समझ में आ रहा है आपको? यहां लकीली हमारे पास जनरली लेस देन कंस्ट्रेंट में यहां पे पहली टेबल में 0 0 आते हैं, इसलिए CBI YIJ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से मल्टीप्लाई करना है, टोटली 0 हो जाएगी। तो यहां पहली टेबल में क्या आ जाएंगे? सारे माइनस CJ आ जाएंगे। तो यहां -2, यहां -3, 0 0। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होगा। आगे जब हम बिग एम मेथड पढ़ेंगे, टू फेज पढ़ेंगे, वहां ऐसा नहीं होगा। तो इसे रट ना लें। जनरली बच्चे रट लेते हैं कि हमको पहली टेबल में ये सारे यूं उतारने हैं, वहां फिर चेंज हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद ये पहली टेबल हमारी कंप्लीट होती है और इसमें हम ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या है कि अगर हमारा ऑप्टिमिलिटी कंडीशन ZJ माइनस CJ सारे पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है। पर यहां क्या सारे पॉजिटिव आ रहे हैं? नहीं आ रहे। -2 भी नेगेटिव है, -3 भी नेगेटिव है। तो यहां से हमको यह पता चल गया कि जो बेसिक सॉल्यूशन हम मान के चले थे बेसिक, वो ऑप्टिमल नहीं है। हमें ऑप्टिमल लाना है, तो हमें इसका मतलब इसको और इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने के क्या तरीके हैं, कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, इंप्रूव करने के लिए हमको 3 चीजें चाहिए होती है: एंटरिंग वेक्टर, की एलिमेंट, डिपार्चर वेक्टर। मैं जनरल इस प्रॉब्लम में बता रहा हूं, डेफिनेशन पहले थी, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करानी थी आज ताकि हमको समझ में आ जाए। ZJ माइनस CJ के जो नेगेटिव वैल्यू आए हैं हमारे पास, उनमें से यहां आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव -2 भी है, -3 भी है। वो वाला नेगेटिव चुनना है जो नेगेटिव और मॉडुलस में बड़ा हो। बात समझ में आ रही है आपको? वैसे -2 -3 में से बड़ा नंबर थ्योरी के हिसाब से -2 है, लेकिन हमें यहां वो नहीं देखना, हमें माइनस के साथ मॉडुलस में जो बड़ा है। तो यहां -3 क्या हो गया? बड़ा। यहीं पे एक चीज मैं और बता रहा हूं, अगर बाय द वे ये दोनों -2 आ जाते तो हम कंफ्यूज हो सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो डैनजिंग ने बताया था कि आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्लियर कट अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं तो आप जो माइनस में मैक्सिमम है मॉडुलस में उसको सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जो एरो दिखा रहा है एंटरिंग वेक्टर, क्योंकि ये मैंने आपको क्या बताया था, सिंगल कॉलम या सिंगल रो की है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो यहां पे जो ये वाला अल्फा 2 है, ये क्या है? बन गया हमारा एंटरिंग वेक्टर। क्लियर?
ये नए आधार के लिए एंटरिंग हो गया। अब हम नया आधार कैसे बनाएं नई टेबल में बनने के लिए, तो हमें ये तो पता चल गया एंटरिंग वेक्टर क्या हो गया, अल्फा 2। लेकिन हम इसको रखें किसकी जगह, कुछ चीज निकालना भी पड़ेगी हमको। लेकिन उससे पहले एक वर्ड आता है की एलिमेंट। की एलिमेंट क्या होता है, बी ओवर वाई आई जे। मैं एक मिनट बैक चल रहा हूं आपको डेफिनेशन बताने के लिए। या दिस वन, यहां पे बी ओवर वाई आई जे अपन क्या करेंगे इसमें, इस डेफिनेशन को यूज करके की एलिमेंट के लिए यहां पे इनका जो एंटरिंग वेक्टर हुआ है केवल उस वाले के, बी का यहां कितना वैल्यू है 1 और यहां कितना वैल्यू है 1, 1 बाई 1 1, यहां कितना वैल्यू है 4, यहां कितना वैल्यू है 1, 4 बाई 1 4। तो 1 इनका जो रेशियो आया है हमारा 1 और 4 में से मिनिमम कौन सा है 1, इसलिए इस 1 को क्या बन गया ये की एलिमेंट। एक बार और मैं बता रहा हूं, बी अपॉन वाई आई जे, और एक और शर्त है इसके साथ, वाई आई जे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम 0 का कहीं भी डिवीजन नहीं दे सकते। बी ओवर वाई आई जे सच दैट वाई आई जे शुड बी पॉजिटिव, और इस रेशियो का मिनिमम जो होगा वो हमारा वो वाई आई जे की एलिमेंट को डिनोट करेगा। तो यहां पे 1 बाई 1 4 बाई 1 में से मिनिमम 1 बाई 1 है, और वो जो हमारा की एलिमेंट बनेगा वो वाई आई जे कौन सा है 1। इसको हमने एंड सर्किल कर दिया, तो हमें एंटरिंग वेक्टर क्लियर हो गया, की एलिमेंट क्लियर हो गया। की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल है अल्फा 3, ये हमारा बन जाएगा डिपार्चर वेक्टर, उल्टा एरो डिपार्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है, अल्फा 2 एंटरिंग हो गया, अल्फा 3 डिपार्चर हो गया। तो अब हमारे बेसिस में आ जाइए आप, अल्फा 3 डिपार्चर हुआ था, इसकी जगह कौन सा आया था अल्फा 2, तो यहां पे देखिए अल्फा 2 आ गया। अल्फा 1 के साथ, अल्फा 4 के साथ हमने कुछ भी नहीं किया, ये एज इट इज आ गया। एक ही वेक्टर एंटर होगा, एक ही डिपार्चर होगा। बात समझ में आ रही है आपको, तीन चीजें हमने काम में ली है, एंटरिंग वेक्टर, की एलिमेंट, डिपार्चर वेक्टर। बात समझ में आ रही है। नई एलिमेंट का हमारे पास नई टेबल में बेसिस, इंप्रूव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया, अल्फा 2 एंड अल्फा 4। अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या होगा C2, या वेरिएबल क्या होगा X2, और अल्फा 4 के करस्पॉन्डिंग होगा X4। तो अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल होगा C2, C2 की वैल्यू कितनी है 3, C1 C2 C3 C4, तो C2 कितना है 3, तो यहां कितना जाएगा 3। C4 हमारा ऑलरेडी कितना था 0, हम यहां भी 0। अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल X2 X4। अब यहां टेबल में हम इस मैट्रिक्स से नहीं भर पाएंगे, अब सब चीजें नए तरीके से होगी। बस ये काम हम पहली मैट्रिक्स में ही कर सकते थे कि हमने कैसे लिया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इंप्रूव सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है, इंप्रूव कैसे करते हैं अब हम देखिए। इसमें अब रो कैसे बनेगी, हमेशा नई टेबल में, सेकंड टेबल में हमारे केस में वो रो पहले बनेगी जो जिसके करस्पॉन्डिंग पुरानी टेबल में की एलिमेंट है। की एलिमेंट कौन सी रो के करस्पॉन्डिंग है, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है। तो पहले हमारी इस टेबल में फर्स्ट रो फिलअप की जाएगी। फर्स्ट रो कैसे फिलअप करते हैं, जो पुरानी रो है उसके जितने ये एलिमेंट हैं इन सबको हम की एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। पर्टिकुलर केस में यहां हमारा की एलिमेंट 1 आ रहा है, तो 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा। तो यहां पे ये देखिए पूरी रो यों का यों यहां आ रही है। बात समझ में आ रही है। अगर यहां ये 2 होता तो यहां 1/2 आता, यहां 1/2 आता, यहां 1/2 आता, यहां 1/2 आता और यहां 0 आता। बात समझ में आ रही है। जो भी की एलिमेंट है उससे डिवाइड कर दीजिए पहली रो को। क्लियर। नेक्स्ट अगली रो जिसको हम नया नाम देंगे न्यू रो, जो हमको निकालनी है। इसके लिए किताबों में कुछ अलग अलग मेथड दिया है, मैं जो फॉर्मूला जनरली काम में लेता हूं, यहां आप आइएगा।
ओल्ड रो, जो पुरानी टेबल में ये ओल्ड रो है 43101, जिसको हमको निकालनी है 43101, ये हमारी ओल्ड रो उस टेबल में जो है। क्लियर? करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट, इस की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इस रो में कौन सा एलिमेंट है? 1, वो सब जगह 1 आ जाएगा। अगर यहां 2 होता तो यहां सब जगह क्या आ जाएगा? माइनस होके 2 इंटू न्यूरो। न्यूरो कौन सी? ये जो आई है, केवल न्यूरो दूसरी टेबल से जो की एलिमेंट से भाग देके आई है। क्या आई है? 1 1 1 1 0 आ रही है। इनको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 माइनस 1 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 इंटू 1, ये सारी टेबल में लागू होगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या करना है? ओल्ड रो माइनस उस रो में की एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा रो है वो, मल्टीप्लाई बाई जो नई रो है। और नई रो हमेशा वो रो होगी जो की एलिमेंट से बनी है। यहां तो 2 ही है, अगर मान लिया कहीं ज्यादा कंस्टेंट होंगे तो 4-5 बन जाएगी, लेकिन हमेशा नई रो कौन सी लेनी है? जो की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग से बन रही है। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। जनरली बच्चे जब हम कॉपी इवैल्यूएट करते हैं, नई रो जो बनाते हैं, मान लिया ये दूसरी रो बनाई, इसको नहीं समझ लेते हैं और इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या आ गया? ये 3 2 0 माइनस 1 1, ये हमारा ये नया आ गया। ठीक है, 3 यहां आ गया, 2 0 माइनस 1 1, ये नई रो बन गई हमारी। तो ये मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट हो गई, ये टेबल हमारी सिंप्लेक्स टेबल। अब हम जेड जे माइनस सीजे उसी तरीके से निकाल रहे हैं। 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, कितना हो गया टोटल? 3 माइनस सीजे C1, 3 माइनस 2 1 आ रहा है। नेक्स्ट 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, टोटल हो गया 3 माइनस 3, कितना हो गया? 0। 3 माइनस 3 0। नेक्स्ट 3 इंटू 1 3, 0 इंटू माइनस 1 0, टोटल हो गया 3 माइनस 0 3। 3 इंटू 0, 0 इंटू 1, टोटल 0 माइनस 0 0। अब हम यहां क्या देख रहे हैं? सारे जेड जे माइनस सीजे क्या हो गए? पॉजिटिव। तो ये जो हमारा इंप्रूव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हुआ है, ये ऑप्टिमल है। हमने क्या कहा था? जितने फिजिबल सॉल्यूशन है उनमें से कोई एक क्या होगा? ऑप्टिमल होगा। ये आ गया हमारे पास ऑप्टिमल। इसके करस्पॉन्डिंग x2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। कैसे होगा? मैंने आपको एक जगह बताया था, yj इज इक्वल टू बी इनवर्स अल्फा जे, बताया था। तो ये सॉल्व होके अल्फा 2 जो आ रहा है, इसका y की सॉल्यूशन कितना आ रहा है? 1, इसका इनवर्स बन के। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x2 बराबर 1 और x4 बराबर 3। ठीक है, x4 क्या है हमारा? स्लेक वेरिएबल। प्रॉब्लम में तो यूज ही नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारे बेसिक वेरिएबल थे वो क्या थे? x1 और x2। x1 इसके अंदर आ ही नहीं रहा है, तो x1 क्या हो गया हमारा? 0। जो नहीं आ रहा है वो 0। तो x1 तो हो गया हमारा 0 और x2 हो गया हमारा 1। तो इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का इस ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो गया? x1 0 x2 1। ये मैंने यहां पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में वापस रखा है, हम यहां से भी निकाल सकते हैं। 3 इंटू 1 CBYIJ, यहां से 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, टोटल कितना हो जाएगा? 3। जेड जे इज इक्वल टू 3, ये 3 आ रहा है। और सीधा इसमें रख के भी निकाल सकते हैं। x1 को 0 रख दिया, x2 को 1 रख दिया, तो z बराबर कितना आ गया? 3। तो ये सिंप्लेक्स मेथड है, ये सबसे